Assalamu alaikum and very warm welcome to everyone joining us today for this exciting session of My FYP, my startup, proudly organized by Aspire Pakistan, a non-profit organization. Today's session will be led by respected Hassan Sayed Saab, the founder of Aspire Pakistan, a recipient of the prestigious Tamghe Imtiaz Award, and a professional with the more than 30 years of international experience in the field of information technology and the global startup ecosystem. So, Mr. Hassan Sayed Saab has been our driving force in the enabling Pakistani talent to transform their innovative ideas to into a successful venture and startup, bridging the gap between academia and the entrepreneurial world. So we are honored to have his leadership today in Insights today as he guide us on how students convert their final year projects into startups that make a real world impact. So let's get ready for the engaging and inspiring session. Stay tuned and be prepared to learn, interact, and take your startup journey to the next level. So, thank you once again. Welcome to my YP startup, and I am leaving the floor to respected Hassan Saeed Saab to share his insights over the topic. The floor is yours. जज़ाकल्ला इज़हारुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इतनी लंबी आपको क्या कहते हैं अपना कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। आज का जो मेन सब्जेक्ट है वो इन लोगों का फ्यूचर है। मेरा तो जो कुछ है वो माजी है, फ्यूचर इन लोगों का है। अच्छा देखिए, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम ये हो रही है इस वक्त कि मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ इज़हारुल्लाह, तो मेरे उसको सर्च करके और मुझे मीटिंग के अंदर एज अ प्रेजेंटर ऐड कर लें। अच्छा, तो वाइल वी आर वेटिंग फॉर द स्क्रीन शेयर, वो कहते हैं ना कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो बगैर पावर पॉइंट के भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन चलें खैर, अब तो इन्होंने कर दिया उसको, पावर पॉइंट ऑन हो गई है, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जैसा इजहारुल्लाह ने पहले ही बता दिया कि आज का प्रोग्राम हमारा इस हवाले से है कि हम आपको बताएं कि आप अपने FYP को अपनी स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको रीजंस भी बताऊं और उसके साथ साथ आपको जो है वो गाइडेंस भी ऐसी प्रोवाइड करूं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको ये 5 पॉइंट्स यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ आप सब लोग जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है वो इसको याद रखें कि ये इवेंट एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, क्योंकि इसमें जो आप लर्न करेंगे और जो उसको अगर आपने अप्लाई किया, देन इट इज गोइंग टू चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, and it is going to take some time because the topic is important and it has many different facets. Please अपने microphones mute रखें। इजहारुल्लाह, लोगों के microphones को mute कर दें। इसके अलावा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स लेने के लिए तैयार रहें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको राइट डाउन कर लें। जब मैं प्रॉम्प्ट करूं क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, तो आप अपने क्वेश्चन के साथ रेडी हों। प्लीज ये जहन में रखें कि मैं जब तक कि सारे क्वेश्चंस आंसर नहीं हो जाएंगे मैं नहीं जाऊंगा। लिहाजा बिल्कुल इस बारे में परेशान नहीं हो कि आपके क्वेश्चन की बारी आएगी या नहीं आएगी। मैं सबके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप रेडी हों अपना सवाल करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें अपने जहन में रखिएगा। हमारा जो प्रोग्राम है ये एस्पायर पाकिस्तान के अंडर में हो रहा है। एस्पायर पाकिस्तान एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इस्टेब्लिश की थी। आई एम द फाउंडर ऑफ एस्पायर पाकिस्तान, और हमारे साथ और बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिन्होंने एस्पायर पाकिस्तान को स्टार्ट किया। और हमारा मेजर फोकस जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और यंग जो हमारी यूथ जो है उसमें ये स्टार्टअप्स और उनके कैरियर के हवाले से उनको गाइड करना है कि उनको हम सक्सेसफुल देखना चाहते हैं फ्यूचर में, क्योंकि हमारा जो विजन है वो एक प्रॉस्परस पाकिस्तान का है, एक खुशहाल पाकिस्तान का थ्रू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 2019 से लेकर अब तक तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आ चुके हैं।
और किसी न किसी तरह फ़ायदा उठा चुके हैं। 40,000 से ऊपर स्टूडेंट हमारे इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में हैं, उनमें 10,000 से ऊपर ग्रेजुएट कर चुके हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग जो हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी, बल्कि शायद 2018 में ही कर दी थी, उसमें 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग से में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, मेरे बारे में ज़्यादा मैं ना बताना चाह रहा हूँ ना कोई है। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो लिंक्डइन के ऊपर हसन सैयद या गूगल पे हसन सैयद लिखें तो आपको इंशाल्लाह मेरे बारे में पता चल जाएगा। मेन चीज स्टार्ट हम यहां से करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में आने का मतलब क्या है, आप क्यों आए हैं। जाहिर है आप लोगों के दिल में आपकी अपनी रीजंस होंगी, क्यूरोसिटी भी हो सकती है, आपने सिर्फ सोचना यार पता नहीं क्या बताएंगे हसन साहब, ठीक है, और कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मैं आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट रीजंस रखूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इन तीनों रीजंस के साथ आप रेजोनेट करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो मुलाजमत देने वाला हाथ मुलाजमत लेने वाले हाथ से बेहतर है, ठीक है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की हदीस है कि एक ईमानदार ताजिर जो है वो अंबिया और शुहदा और आलिमों के साथ उठाया जाएगा क़यामत के दिन। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रिस्क में से 9-10 में से 9 हिस्से तिजारत के साथ वाबस्ता हैं। ये ज़ईफ हदीस है लेकिन ये बहुत कॉमनली कोट की जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने अगर जिंदगी में देने वाला हाथ बनना है, देन यू शुड कंसीडर टुडेज जो हमारा आज का सेशन है, यू शुड कंसीडर दैट एज एन इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग सेशन। नंबर 2, आजादी। इंसान के रिस्क के साथ उसकी आजादी मुतासिर होती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल का शेर है, ए ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। क्योंकि रिस्क इंसान का जब किसी सिस्टम में ऐसा हो जिसके साथ उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता हो, अपने अखलाक पर, अपने किरदार पर, उसको झूठ बोलना पड़ता है, उसको बेईमानी करनी पड़ती है, उसको रिश्वत लेनी पड़ती है, और नहीं भी तो जो कुछ उसके इर्द गिर्द हो रहा है उसको बर्दाश्त करना पड़ता हो, तो वो आपकी आज़ादी मुतासिर कर रहा है। और आज़ादी 3 किस्म की होती है, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड फाइनेंशियल। स्पिरिचुअल आज़ादी तो हम मुसलमानों को और जो लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं किसी तरीके से भी उनको एक स्पिरिचुअल आज़ादी तो हासिल होगी। इंटेलेक्चुअल आज़ादी, आपको यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, आपको आपके तालीम के साथ आपकी थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग है, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये इंटेलेक्चुअल आज़ादी की अलामत है। और फाइनेंशियल आज़ादी, जिससे हम सब क्या कहते हैं अपना हम सबको जो चाहिए कि ज़ाहिर है अपने ज़िंदगी को बाकी रखना है। तो ये नंबर 2 रीज़न है कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो रीज़न, बड़ी रीज़न आप सब लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं, जो कि हाई डिमांड प्रोफेशन है। मिसाल के तौर पे आईटी, तो बमुश्किल 10% ग्रेजुएट्स को जॉब मिलती है उनकी फील्ड में। आपको पता है पाकिस्तान में 1 लाख से ऊपर इंजीनियर बेरोजगार, बल्कि कहीं ज्यादा हैं, ये तो पीईसी वाले जो एक्सेप्ट करते हैं। और जो जॉब्स हैं उनमें कंपटीशन बहुत हाई है, और ज्यादातर जॉब्स के ऊपर जब रखा जाता है तो कॉम्पिटेंस पे यानी आपकी सलाहियत पे नहीं रखा जाता, बल्कि आपके इन्फ्लुएंस पे या सिफारिश पे रखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जॉब का ऑप्शन ही नहीं है सही। या तो आपके पास, अगर तो आपके पास सोर्स है, सिफारिश है, तो चलें अच्छी बात है, आप कहेंगे हाँ भाई मुझे तो मिल जाएगी। या आपके पास बहुत सारे पैसे हैं कि आप रिश्वत दे के जॉब पे लग सकते हैं, जो कि ऐसा भी होता है पाकिस्तान में, तो भी ठीक है। लेकिन जिस चीज की इब्तिदाई आप गलत काम से कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि उसकी उस रिस्क के अंदर वो बरकत कहाँ से आएगी जो अल्लाह ताला ने हलाल रिस्क के लिए कहा है। सो लिहाजा जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हैं, कंपटीशन ज्यादा है, कॉम्पिटेंस के बजाय इन्फ्लुएंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गलत काम करके ही आपको मुलाजमत मिल रही है, तो उससे क्या फायदा।
तो ये 3 चीजें आपके सोचने के लिए मैंने रखी हैं कि मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि मेरा FYP, मेरा स्टार्टअप क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली बात है। सो आज आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपने अपने आप को इसी सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम में आपका रिस्क बंधा हुआ है, उसके अंदर स्लेव रहना है, या आपने अपने रिस्क को आजाद करके अपने आप को मुकम्मल तौर पर आजाद करना है। क्योंकि आमतौर पे लोग स्पिरिचुअली तो फ्री होते हैं, इंटेलेक्चुअली भी फ्री हो जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो उन दोनों फ्रीडम्स के राह में बहुत बड़ी रुकावट होती है। तो आपने सोचना है कि अगर आपने मुकम्मल आज़ाद इंसान की तरह रहना है, तो आपको अपना रिस्क जो है वो मुलाजमत से हटा के बिजनेस में लाना होगा। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ी स्टार्टअप आपने कोई बना ली। मैं आपको कुछ ऐसी एग्जांपल्स दूंगा आज जो बिल्कुल सिंपल बिजनेसेस हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप में से हर कोई जाके ऊबर स्टार्ट कर दे या अमेजोन स्टार्ट कर दे, बिल्कुल भी नहीं। बट आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट व्हाट कैन यू डू। ठीक है, अच्छा, अब इसका ताल्लुक FYP से क्या है? चलें, ये बात तो समझ में आ गई कि ठीक है, मुलाजमत के बजाय हम अगर बिजनेस के ऊपर ध्यान दें तो शायद हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो। मुश्किल तो होगा, लेकिन अगर हमने कर लिया तो बेहतर होगा। ओके, लेकिन इसका FYP से क्या ताल्लुक है? सो बुनियादी तौर पर FYP इज नॉट एन एकेडमिक एक्सरसाइज। गो के आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के अंदर इट्स पार्ट ऑफ इट, आपको अपनी डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आप FYP पूरा नहीं करेंगे। बट FYP is your first practical work that you're doing. ये पहला इंडिपेंडेंट मेजर काम है जो आपकी स्किल्स को रिफ्लेक्ट करेगा। और जब आप अगर जॉब के लिए भी जाएंगे बाद में, फर्ज करें कि आपने अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट किया, आप जॉब के लिए भी बाद में जाएंगे, तो इंटरव्यूज में और रिक्रूटर्स की नजर में आपका जो FYP है वो आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। बहुत सारे लोग अपने FYP की वजह से हायर कर लिए जाते हैं। यहाँ पे तो बहुत होता है, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, पाकिस्तान में भी होता है। ऑल्सो आपका FYP आपकी पहली स्टार्टअप भी बन सकता है और आपकी पहली रिसर्च की पब्लिकेशन की बुनियाद भी बन सकता है। एंड लास्ट थिंग, कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को एनहांस करने में आपकी हेल्प करता है। सो FYP इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली बिकॉज कि आपने उससे स्टार्टअप बनानी है, बल्कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये आपके कैरियर का पहला प्रैक्टिकल स्टेप है। और अगर आप इसको सही से लेंगे तो आपका कैरियर आगे अच्छा होगा। ठीक है, तो ये दो मैं बातें आप लोगों के साथ करना चाह रहा था कि एक तो क्यों जरूरी है बिजनेस के बारे में सोचना, और क्यों जरूरी है FYP के बारे में गौर से सोच समझ के फैसला करना कि आपने क्या करना है। एक अच्छा FYP जो है उसकी ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, और आप जब करने जाएंगे और आप अपने FYP के डिसाइड करेंगे तो आप इन्हीं 5 चीजों को देखिए। रेलेवेंस, कि क्या वो एक रियल प्रॉब्लम को आपका FYP सॉल्व करता है। ओरिजिनलिटी, इन मेनी केसेस देखी जाती है, कोई नई अप्रोच है, कोई इंप्रूवमेंट आप कर रहे हैं। क्योंकि जो चीजें 10,000 लोग आपसे पहले कर चुके हैं, आप 10,001वें लोग होंगे, वही काम कर रहे होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे कोई हर्ज नहीं है, एक पेट्रोल पंप के साथ सामने दूसरा भी खुला हुआ होता है, एक ही मोहल्ले के अंदर ग्रोसरी की 4 दुकानें होती हैं, तो दैट्स नॉट कि आपको हर सूरत में ओरिजिनलिटी चाहिए ही चाहिए, बट यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ यूनिकनेस, कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आपको लानी है। फिजिबिलिटी, कि जो आप करने जा रहे हैं वो आप कर भी सकते हैं या नहीं। जो आप सोच रहे हैं कि मैं करूंगा, उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज आपके पास मौजूद है या आपकी टीम में मौजूद है कि नहीं, और टाइम है कि नहीं है वो करने का। अगर FYP 3 महीने में खत्म करना है तो आप 1 साल का प्लान तो नहीं बना सकते। जो आपने करना है वो 3 महीने में करना है, राइट? तो उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं। स्केलेबिलिटी, यानी उसको बाद में कमर्शियल ले जा सकते हैं या नहीं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में उसकी कमर्शियल एक्सपेक्ट को कैसे देखते हैं, और कैन यू ग्रो इट, कैन यू मेक इट बिग। एंड द लास्ट थिंग इज इम्पैक्ट। जो लोग आपकी जो भी कुछ आप बनाने जा रहे हैं अपने FYP में, उससे लोगों को कोई वैल्यू मिलेगी,
मुआशरे को कोई वैल्यू मिलेगी, कोई फायदा पहुंचेगा, इंडस्ट्री को कोई फायदा पहुंचेगा, किसी को कोई फायदा भी पहुंचेगा उसका कोई, या बस ऐसे ही है आपकी मजे के लिए? मजे के लिए भी कर सकते हैं एफआईपी, लोग करते हैं, लेकिन मेक इट पर्पसफुल। तो ये क्वालिटीज हैं एक स्ट्रॉन्ग एफआईपी की। नॉट एवरीबडी मे हैव अ स्ट्रॉन्ग एफआईपी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? परफेक्शन के चक्कर में ना पड़े। सो आपको क्या करना पड़ेगा अपने एफआईपी को एज अ स्टार्टअप सोचने के लिए? अब यहां से हम उस सफर की बात करते हैं, उसकी क्या प्लानिंग है। तो मैं पहले आपको एक बहुत ही सिंपल सा 3 स्टेप का रोड मैप दे रहा हूं, जो आप लिख लें अपने पास। ये हम वैसे बाद में, जिन लोगों ने भी अटेंडेंस अटेंडेंस का आएगा, एक टाइम पे एक स्लाइड आएगी, जो लोग अटेंडेंस अपनी मार्क करेंगे उनको ये प्रोग्राम, ये जो डेक है, ये हम भेजेंगे, ठीक है? तो अटेंडेंस मार्क करने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको एक डेक मिलेगा 12, लेकिन आप लिख भी सकते हैं। 3 स्टेप्स हैं, 2-2 दिन दें अपने आप को, थोड़े ज्यादा भी दे सकते हैं। मैंने तो ऐसे सिंपली, क्योंकि जब डिसीजन लेना होता है तो इंसान को जल्दी एफआईपी का लेना होता है, लेकिन 2 दिन में प्रॉब्लम को डिफाइन करें, 2 दिन में कस्टमर को डिफाइन करें, और 2 दिन में मार्केट को डिफाइन करें। ये 6 दिन का काम है। आप 1 दिन भी ले सकते हैं, 2 दिन भी ले सकते हैं, 3 दिन भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग के क्या पता आपके दिमाग में फौरन ही कोई चीज आ जाए, और क्या पता आपको ज्यादा टाइम लगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको करना कैसे, तो डोंट वरी कि ये होगा कैसे। बट दिस इज योर सिंपल रोड। 3 स्टेप है: प्रॉब्लम, कस्टमर, मार्केट। सो सबसे पहला काम, प्रॉब्लम। ये आइडिया कहां से आते हैं? आप लोगों के पास भी बहुत सारों के पास आइडियाज होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे कि यार मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, विच इज फाइन। सो वेयर डू आइडियाज कम फ्रॉम? Ideas are the most important thing in a venture when you want to build something innovative. कोई नई चीज आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आइडिया इज द फर्स्ट स्टेप। अल्लामा इकबाल का शेर है, जहाने ताजा की अफकार ताजा से है नमूद, के संग खिश्त से होते नहीं जहां पैदा। के नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज जो हैं, उनसे नई दुनियाएं पैदा होती हैं, कि पत्थर से और मिट्टी से और गारे से जो है ना, नए दुनियाएं पैदा नहीं होती। सो लिहाजा अगर आपने एक अच्छे बिजनेस की बुनियाद रखनी है, तो एक अच्छा इनोवेटिव आइडियाज लेकर आना है। आइडियाज जो हैं बुनियादी तौर पर 5 जगहों के ऊपर पाए जाते हैं, एक्चुअली 4 जगहों पे पाए जाते हैं, और 5वां जो है वो एक एलिमेंट है जो आपको उसमें पैदा करना होता है। जो 4 जगह हैं वो प्रॉब्लम्स, जो हम दिन में देखते हैं, वो प्रॉब्लम्स एक अच्छा आइडिया है। इंटरसेक्शंस में अभी आपको बताऊंगा, जहां पे 2 चीजें मिलती हैं। अंडरस्टैंडिंग द चेंज, कि आप सोचें कि मुस्तकबिल में दुनिया कैसी हो जाएगी। एंड लास्ट पार्ट इज कि इंसान की जो नॉलेज है, जो इंसान का इल्म है, उसकी हद से आगे देखना, गोइंग बियॉन्ड व्हाट द ह्यूमन नॉलेज कंटेन्स राइट नाउ, ठीक है? तो ये 4 जगहों के ऊपर अच्छे आइडियाज होते हैं। आप लोग अभी सिर्फ एक ही, पहली वाली जगह यानी प्रॉब्लम्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी रास्ते हैं अच्छे आइडियाज के। तो मैं चाह रहा हूं कि आपकी समझ में आ जाए। ये शायद आप जो नंबर 2, 3 और 4 है, वो अभी आप इस पोजीशन में शायद ना हो। और लास्ट पार्ट जो डे ड्रीमिंग का है, वो ये है कि अपने आप को इजाजत दें कि थोड़े से ख्वाब देखें, क्योंकि आइडियाज आपके ऐसे नहीं आएंगे जब तक कि आप अपने आप को ये फ्रीडम नहीं देंगे कि आप सोचें कि आप कुछ कर सकते हैं बियॉन्ड द नॉर्मल, ठीक है? तो ये प्लीज इसको ध्यान में रखें कि ये विदाउट गिविंग दिस लिबर्टी टू योरसेल्फ, यू विल नॉट बी एबल टू, अपने आप को आप आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रॉब्लम टू अपॉर्चुनिटी की, और ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, और ये एक अपॉर्चुनिटी आज भी है। 2018 में जब मैं पहली दफा पाकिस्तान आया बहुत अरसे के बाद, तो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर मैं पहुंचा, और एयरपोर्ट पे पहुंचते ही जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में बात थी, वो ये कि मेरा फोन कैसे काम करेंगे। मुझे लोकल नंबर चाहिए था, मुझे लोकल डेटा प्लान चाहिए था। टैक्सी, वो अपना बुलाने के लिए, उबर, तो सॉरी, उस वक्त वो करीम को बुलाने के लिए करीम की ऐप लोड करनी थी उतरने के बाद, एंड देयर वाज नथिंग।
कोई दुकान नहीं थी जहां पे मैं सिम कार्ड खरीद सकता होता एयरपोर्ट के बाहर। दुनिया में बेशुमार इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनके बाहर मशीनें लगी हुई हैं, आप पैसे डालें और सिम कार्ड निकाल लें। और नहीं तो आप दुबई पे जाएं तो दुबई की तो कस्टम वाले फ्री सिम कार्ड देते हैं आपको, पता है आपको? मुझे तो हर मर्तबा दिया उन्होंने फ्री सिम कार्ड जिसपे 24 घंटे की सर्विस 10 गीगाबाइट डेटा के साथ मौजूद थी। सो मैंने कहा कि यार 5 मिलियन लोग, 5 मिलियन, यहाँ पे 5 लिखा हुआ नहीं है, नियरली 5 मिलियन पीपल विजिट पाकिस्तान एवरी ईयर, 50 लाख लोग। Why there are no SIM card shops at the airports? अच्छा, आप लोग जो हाथ रेज कर रहे हैं, मैं जब आएगा टाइम तो मैं आप लोगों के सवाल लूंगा। आप लोग हाथ रेज करते जाएं बारी बारी, ताकि आपकी एक लाइन बन जाए। जिसने पहले हाथ रेज किया है मैं उसको पहले सुनूंगा, ठीक है? तो आप बिल्कुल अफसुर्दा ना हो कि मैं देख रहा नहीं हूं, मुझे नजर आ रहे लोगों के हाथ उठे हुए, 6 लोगों के अभी हाथ उठे हुए, बल्कि 9 हो गए, 10 हो गए। वाह, वेरी गुड। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन फॉर यू एज एन अपॉर्चुनिटी, कि मोबाइल फोन की फ्रेंचाइज एयरपोर्ट पे क्यों नहीं है? फिगर इट आउट, क्यों नहीं है? क्या कोई वजह है, कोई कानूनी वजह है? क्या सिविल एविएशन अथॉरिटी वाले मोबाइल फोन वालों को शॉप्स नहीं देना चाहते? व्हाट इज द रीजन? ठीक है, एंड इफ यू कैन फिगर दैट आउट, इट्स अ गुड आइडिया। 5 मिलियन लोग आ रहे हैं साल के, अगर उनमें से 5%, 10% भी जो है वो सिम कार्ड लेना चाहते हो, तो जस्ट इमेजिन हाउ मेनी सिम कार्ड्स कैन यू सेल। ठीक है, तो ये होमवर्क करें, एंड दिस कुड बी अ गुड एक्सपेरिमेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट अ प्रॉब्लम इनटू एन अपॉर्चुनिटी। Another example for you, problem to opportunity, is agriculture waste. सिर्फ सिंध में 30 मिलियन टन एग्रीकल्चर वेस्ट होता है पाकिस्तान में। पंजाब में शायद 50 मिलियन टन होता होगा, 60 मिलियन टन होता होगा, समथिंग लाइक दैट। अगर सिंध का जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन $7 बिलियन की एनर्जी है जो उस वेस्ट में पड़ी हुई है, और हर साल वो फेंक रही है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। माइक्रोफोन म्यूट रखें प्लीज। अच्छा जी, अगेन इस प्रॉब्लम के पीछे, ये वेस्ट तो हमें हर जगह नजर आता है। वो क्या कहते हैं, केले की फसल उतरती है तो केले के जो तने हैं वो रोड के बाहर पड़े हुए होते हैं, जमीनों के ऊपर पड़े हुए होते हैं, लोग आग लगा रहे होते हैं। सो व्हाट कैन बी डन विद दिस वेस्ट? सो हियर इज द होमवर्क आपके लिए, और ये बहुत सारे लोगों के लिए FYP प्रोजेक्ट हो सकता है। व्हाट न्यू माइक टेक्नोलॉजीज ऑफ कैन करें। हेल्प What new technologies can help in converting this waste into energy to reduce oil and gas imports? अगर हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लें तो हमारी ऑयल एंड गैस की इंपोर्ट भी कम हो जाएगी। अगर $7 बिलियन सिंध में है तो $10 बिलियन पंजाब में, तो ये $17 बिलियन की एनर्जी होगी। खाली सिंपल, देयर आर अदर यूटिलाइजेशंस आल्सो। इसी वेस्ट को और कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सो प्लीज, ये एक और अपॉर्चुनिटी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है। आप में से जो लोग इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हो, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट हैज टू बी टर्न इनटू अपॉर्चुनिटी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट कर लें। अच्छा, इसके बाद में आपको एक और एग्जाम्पल, जो दूसरा मैंने आपको बताया था कि कहाँ आइडियाज आते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस का मतलब यह है कि जब दो मुख्तलिफ एरिया आपस में मिलते हैं, चाहे दो मुख्तलिफ एरिया के काम करने वाले आपस में मिलके बैठे, मिसाल के तौर पे कोई डॉक्टर किसी AI इंजीनियर के साथ बैठ जाए, then they can come up with new ideas। इसी तरह कोई ट्रांसपोर्टेशन का बंदा जो है वो रोबोटिक्स के साथ बैठ जाए, ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स के साथ। सो दीज इंटरसेक्शंस क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, जैसे उबर ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबाइल, या ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी, या ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनेट, Amazon रिटेल लॉजिस्टिक्स एंड इंटरनेट, Airbnb हॉस्पिटैलिटी एंड इंटरनेट। सो एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है और एक रियल वर्ल्ड का पार्ट है। सो लेट्स टॉक अबाउट, आप लोगों के लिए इंटरसेक्शंस पे क्या अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल है, तेजी से कम हो रही है।
Can there be an Alibaba for textile manufacturing in Pakistan? Nothing else. आपको पता है कोई मार्केट प्लेस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है टेक्सटाइल की एज ऑफ टुडे. So can we create a marketplace, an Amazon or an Alibaba for textile? So this is an idea for you to think about. I'm not saying कि आप लोगों ने सबने करनी है, but once you start thinking along those lines, you can find other intersections. ठीक है? Okay. Third, मैंने आपको बताया था, think of the future, understanding the change. So here is an opportunity for you. ये मैं पिछले 2 साल से ये वाली opportunity दे रहा हूँ, बल्कि मैंने इस opportunity के ऊपर कई startups को काम करते हुए देखा है. So पूरी दुनिया में 12 बिलियन एकर्स के ऊपर एग्रीकल्चर होती है. पाकिस्तान में 55 मिलियन एकड़ के ऊपर एग्रीकल्चर होती है. Drones with AI and sensors are the future. They're growing. And they are being used in agriculture worldwide. Pakistan में कम है, developed countries में ज़्यादा है. But not every farmer would need to buy a drone to do everything, right? So you will need drone infrastructure इन कम्युनिटीज के आप ड्रोन की सर्विस को प्रोवाइड कर सकें. जैसे ट्रैक्टर रेंटल के ऊपर लेते हैं लोग, थ्रेशर रेंटल के ऊपर लेते हैं एग्रीकल्चर में, ऐसे ही ड्रोन्स भी रेंटल पे जाएंगे और उनको ऑपरेट करने की सर्विस भी जाएगी उसके साथ. सो पाकिस्तान कैन लीपफ्रॉग, चाहे आपके पेस्टिसाइड्स हों, चाहे आपके अपना फर्टिलाइजर्स हों, चाहे आपकी क्रॉप मॉनिटरिंग हो, ठीक है, डिजीज सर्वेलेंस हो, चाहे आपकी असेसमेंट हो कि आपकी फसल कितनी होगी, ठीक है, ऑल दैट, या आपकी फसल में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपको मालूम पड़ जाए, उससे आपको पता पड़ जाए कि आपने क्या एक्शन लेना है. दिस इज ह्यूज. पाकिस्तान कैन लीपफ्रॉग. आप कैसे कोई नया डेवलप कर सकते हैं बिजनेस? क्या आप नए ड्रोन बना सकते हैं? क्या आप ड्रोन रेंटल कंपनी खोल सकते हैं? क्या आप so start thinking, think of the future. It is happening today. तो आप लोग जो अभी बाहर निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी में, आप लोगों का तो जो कैरियर्स होंगे वो इन्हीं चीजों में होंगे. So think of the future. मैंने आपके सामने एक concrete example रखी है. It's an opportunity that exists today and you can give it a try. Last जो मैंने आपको बताया था कि आइडियाज कहाँ आते हैं, that is edges of human knowledge. एक मटेरियल है जिसको कहते हैं ग्राफीन. आप में से अगर किसी ने मटेरियल साइंस पढ़ी है तो आपको शायद पता हो, या मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में शायद होता है, आई डोंट नो. तो ग्राफीन इज आल्सो कॉल्ड द वंडर मटेरियल. अच्छा, ये ज्यादा पुराना नहीं है, कोई मेरे ख्याल में 15-20 साल पहले ही इसके बारे में मालूमात हुई है इंसान को, इससे पहले नहीं पता था. सो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट इज द एजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज. हमें नहीं पता कि ग्राफीन किस तरह इस्तेमाल हो सकता है. किसी के दिमाग में ऐसे ही ख्याल आया कि मैं ग्राफीन को कंक्रीट के साथ मिक्स करके देखता हूं कि क्या होता है, ऐसे, बिकॉज नोबडी नोज ग्राफीन को कंक्रीट के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा. उसने मिक्स किया तो पता ये चला कि 27% स्ट्रॉन्ग हो जाता है कंक्रीट बाय एडिंग ग्राफीन, which is 0.03% of graphene added to the concrete makes concrete almost 30% stronger. Okay, fantastic. It's a very good opportunity where the strength of the concrete and the weight of the concrete matters. जिन जिन जगहों के ऊपर, उन जगहों के ऊपर, this is a very good way of bringing new construction technology that can offer lighter concrete which is stronger. और भी there are many other ways where you can make concrete stronger जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ठीक है. लेकिन हमारी एक स्टार्टअप नेशनल आइडिया बैंक की, जो हमारा पहला नेशनल आइडिया बैंक का कंपटीशन था, उसमें एक स्टार्टअप थी, उसका नाम था बबल डेक. तो they would put plastic bubbles in concrete manufacturing, making concrete almost 30% lighter without losing its strength. तो उनको काफी माशाल्लाह वो कंपनी बन गई थी आगे निकल के. वो सर सैयद यूनिवर्सिटी के मेरे ख्याल में स्टूडेंट थे जिनका ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था. So figure out what else can be done with graphene.
ग्राफीन को और दूसरी चीजों के साथ मिक्स करें तो क्या होता है, हु नोज, किसी को नहीं पता। दूसरी एग्जाम्पल एजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज की इज क्रिस्पर। क्रिस्पर इज अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जिससे आप जीन्स को एडिट कर सकते हैं। तो चाइनीज साइंटिस्ट ने एक राइस को, चावल को, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो जिससे उनकी बहुत लॉस होती है, बिलियंस में लॉस होता है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा राइस की एक ऐसी किस्म बनाई जो उस बैक्टीरिया को रेजिस्ट कर सकती थी, इंक्रीजिंग द यील्ड पर एकड़ एंड ऑल्सो ओवरऑल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस उनका बच गया। So here is a homework for you. Search for this specific research and find out how much more money can be made per acre by using this new variety. आप जाके रिसर्च करें, आपको पता पड़ जाएगा। And that would also give you more ideas on where this technology can be used. सिर्फ ग्राफीन के हवाले से आपको ये बता दूं, दुनिया के अंदर 2022 में ग्राफीन की प्रोडक्शन 20,000 टन थी, जो कि सालाना तकरीबन 20% के हिसाब से बढ़नी थी, अभी भी बढ़ रही है। और इस वक्त ऑलरेडी इट हैज क्रॉस 1.5 बिलियन डॉलर, और ये दिस विल कंटिन्यू टू ग्रो। और अभी तो चाइना ने बैटरीज बना ली हैं ग्राफीन से, तो देन दिस demand for graphene would increase, and you can make graphene in Pakistan, and you can make graphene at home. Just go on YouTube, look at how people are making graphene and start practicing. That could be your FYP. Here is a gram of graphene that I produced. लास्ट पार्ट आपके आइडियाज के हवाले से, इसके बाद मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा। लास्ट पार्ट आपके आइडियाज के हवाले से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अवर बिग अपॉर्चुनिटी। Edges, intersections, problems, and thinking of future, everything is involved. It's a $17 trillion opportunity. 1 billion jobs will be redefined according to United Nations by 2030 worldwide. 83 million people will lose their job and 69 million new jobs will be created by 2027 according to the World Economic Forum. So it's a huge opportunity. आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर AI का एलिमेंट जरूर लेकर आए। मेरा डे ड्रीम अपने साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग अपने डे ड्रीम्स खुद बनाएं। आपने दिन में क्या ख्वाब देखने। मेरा ख्वाब ये है कि इन द नेक्स्ट 20 इयर्स पाकिस्तान जो है वो ये जो नई 50 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी नई टेक्नोलॉजीज के साथ शुरू होने वाली है, ये जो हो रही है, उसमें से 3%, क्योंकि हम दुनिया की पॉपुलेशन का 3% है, तो इस 50 ट्रिलियन डॉलर का 3% जो है वो हम कैप्चर करेंगे पाकिस्तान। तो 50 ट्रिलियन डॉलर का आप अंदाजा लगा लें कि 3% कितना होता है। एंड देन यू आर पार्ट ऑफ इट। यू शुड ऑल्सो बी थिंकिंग अबाउट कि जाहिर है कतरा कतरा करके दरिया बनता है, और आप लोग सब मिलके पाकिस्तान है, पाकिस्तान कोई अलग से चीज नहीं है। तो अल्लामा इकबाल का शेर है कि फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में है और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो आप सब मिलके ही तो पाकिस्तान को प्रॉस्परस बना सकते हैं। सो हियर इज माय डे ड्रीम, थिंक ऑफ योर ओन ड्रीम्स आल्सो, आपने क्या करना है। ओके, अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल। ये तो थी सारी बैकग्राउंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकली आपने क्या करना है अपने FYP के लिए। मैं सबको कहता हूं जस्ट लिस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स। मैंने आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी थी, मैं आपके सामने बाद में अगर हमें टाइम मिला तो मैं एक आपको और बड़ी सिंपल एवरीडे की एग्जांपल दूंगा, जो कि अभी भी आज भी एक अच्छा बिजनेस है पाकिस्तान में। सो लिस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस एवरी डे फॉर फ्यू डेज। बस लिखते रहे, यार आज ये प्रॉब्लम थी, ये थी। अपने दोस्तों से, फैमिली से भी बोले, तुम्हें डेली जिस सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा हो जिस प्रॉब्लम पे ना, वो लिख के दे दो मुझे, या मुझे बता दो। तो 4-5 लोगों को अपने साथ मिला लें, एंड देन हैव एन इन्वेंटरी ऑफ प्रॉब्लम्स। आफ्टर फ्यू डेज उनमें से 5 सबसे ज्यादा ट्रबलिंग प्रॉब्लम्स, जिन्हें सबसे ज्यादा टाइम का, पैसे का या स्ट्रेस पैदा किया हो जिन्होंने, उनकी लिस्ट बना लें। और मजे की एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं कि अपने फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट करके कह सकते हैं, यार बताओ इनमें से कौन सी प्रॉब्लम तुम्हें सबसे ज्यादा खराब लगती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल लगती है, सबसे ज्यादा किस पे गुस्सा आता है तुम्हें। कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी एंगेजमेंट भी हो जाएगी उनकी, इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा आपके लिए।
और आपके पास एक ग्रुप बन जाएगा लोगों का जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, सो डू दिस एक्सरसाइज सीरियसली and you will not only find the problems to solve, you will also find people who are willing to work with you, and you will generate support within your family, within your friends कि हाँ यार ये this is a good idea. Okay, so step number 1, simple practical thing है that you can do. 2 दिन 3 दिन 4 दिन दें इसको और बाद में एक वोटिंग कर लें। आपने एक आइडिया सेलेक्ट कर लिया, 5 आइडियाज में आपको कह रहा हूं कि 5 ले आए, बट हो सकता है कि 5 ना हो, आपके पास 3 ही हो, 2 ही हो, और हो सकता है 6-7 हो, इट डजंट मैटर। मेन थिंग इज दैट यू हैव टू पिक वन टू वर्क ऑन। सो आपने यू हैव टू लर्न मोर बिफोर डिसाइडिंग। सो मेक गूगल एंड चैट जीपीटी योर बेस्ट फ्रेंड, और आप चैट जीपीटी से जाएं, उसको वो प्रॉब्लम बताएं, उससे पूछें कि इनकी क्या सॉल्यूशंस हो सकती हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, and you would be surprised how much knowledge you will gain from just talking about those ideas with ChatGPT. ठीक है, गूगल पे जाएं, उसको देखें, तो अपने आप को सीरियस टाइम दें, 2-4-5 घंटे का, कि उन आइडियाज के ऊपर आप बिल्कुल प्रॉपरली उनके बारे में जाने ज्यादा। ठीक है, और खास तौर पे जब कभी कोई ऐसा आइडिया जहन में आए कि जो कोई भी नहीं कर रहा, आपको लग रहा है, तो और ज्यादा सोचें कि कोई क्यों कुछ नहीं कर रहा। देयर मस्ट बी अ रीजन, या तो आपको पता नहीं है और बहुत कुछ हो रहा है, और या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बुनियादी तौर पर असल मसला क्या है। ठीक है, सो you have to do this due diligence in order to pick the right idea out of that 4-5 problems that you came up with. तो ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप आपने आइडेंटिफाई किया, दूसरा स्टेप आपने उसके बारे में रिसर्च की। उसके बाद आपको अपनी प्रॉब्लम को लिखना आना चाहिए। आप अपने सुपरवाइजर को देंगे जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में आपके सुपरवाइजर आपसे कहेगा हाँ भी किस पे काम करना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने होनी चाहिए प्रॉब्लम की, जो आप प्रेजेंट कर सकें। और अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो न सिर्फ आपको आपका सुपरवाइजर फॉर द मोस्ट पार्ट सपोर्ट करेगा, बल्कि आप बाद में इन्वेस्टर को भी और दूसरे लोगों को भी शामिल करने के अंदर आपके लिए आसानी होगी, कंपटीशन विन करने में आसानी होगी। ये जो मैं आपको अभी आगे डिफाइनिंग प्रॉब्लम का पार्ट बताने वाला हूं, इसके ऊपर लोगों ने इंटरनेशनल कंपटीशन जीते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट कि ये कोई हसन साहब एक थ्योरेटिकल आपको बात बता रहे हैं। पीपल हैव वन, the largest prize is I think $100,000 on following this pattern. ठीक है, सिंपल है, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस आइडिया पे काम करना है, देन योर गोल इज टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, अगर आप यहां तक पहुंच गए, और आप चैट जीपीटी से मदद ले सकते हैं, चैट जीपीटी आपको अच्छे से बताएगा। सो हैव ए गुड डेफिनेशन। सो क्या चीजें हैं भाई, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के 2 पार्ट होते हैं। एक जिसमें आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, और दूसरा उससे सोल्यूशन से मुतालिक होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप खाली प्रॉब्लम लेके जाएं लोगों के पास और आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं हो, तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों ऑफर करता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम वाला पार्ट होता है, उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। अगेन आप लोग में से जो भी वैसे तो आप नोट्स लें, आप सबको आप स्क्रीन के कैप्चर भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप में से अटेंडेंस वाली शीट पूरी करेगा, उसको ये मैं पूरी क्या कहते हैं अपना पावर पॉइंट भी इंशाल्लाह सेंड करूंगा। सो 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1, शिकायत से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो लगता है ऐसे यार क्या हेडेक है, खड्डे खुदे हुए हैं रोडों पे। सो ये क्या है, ये शिकायत है। ऐसे ही है, अगर आप ये कहें कि यार क्या ही अच्छा है कि कराची की रोडें बिल्कुल साफ सुथरी होती, बगैर खड्डों के,
या आप ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर, वैसे तो ये बड़ा ख्वाब लगता है कराची वालों के लिए, लेकिन बस मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। अगर हम ये कहें, भाई म्यूट कर लें अपने माइक्रोफोन्स को, अगर हम ये कहें कि एक शहर में और गांव में रहने वालों जो हैं उनके लिए रोडों के ऊपर गाड़ियां चलाना, रोडों पे जाना आसान होना चाहिए, ये भी एक ठीक है, बट समथिंग दैट इज पॉजिटिव, भले वो मतलब ही नहीं अभी वो अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर मैं कहूं कि भाई कराची की सारी रोडें स्मूथ होनी चाहिए, खड्डों के बगैर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जिस पे लोग आराम से ट्रैवल कर सकें और सारी चीजें, तो ये आइडियल स्टेट कहलाएगी। इट डजंट एग्जिस्ट, लेकिन जब आप यहां से स्टार्ट करते हैं देन नोबडी कैन डिसएग्री विद दैट। नहीं भाई, कोई कराची वाला कहेगा नहीं नहीं जी, कराची की तो रोडों में खड्डे होने चाहिए, कौन कहेगा? अगर आप कहेंगे जी कराची की सारी रोडों में खड्डे नहीं होने चाहिए, साफ शफाफ होनी चाहिए, तो सब यही कहेंगे हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। अब आप पहले जब आपने एक पॉजिटिव बात से स्टार्ट किया, देन यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसकी वजह से मसाइल क्या पैदा हो रहे हैं, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट। और आखिर के अंदर जो चौथा पार्ट है वो ये कि वो जो आप मसाइल बयान कर रहे हैं वो आप नहीं बयान कर रहे हैं, बल्कि आपके पास उसकी कोई थर्ड पार्टी कंफर्मेशन है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लूं कि भाई कराची की रोडें साफ शफाफ साफ सुथरी होनी चाहिए, लेकिन मसला यह है कि कराची की रोडें खुदी हुई हैं, जा बजा खड्डे पड़े हुए हैं, पानी जमा हो जाता है, मिट्टी है, धूल है, और कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से अब उसका इम्पैक्ट आ गया, जिसकी वजह से शहरियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर वक्त ज़्यादा लगता है, पेट्रोल की कंजम्पशन ज़्यादा होती है, आलूदगी ज़्यादा बढ़ती है, सेहत के मसाइल पैदा होते हैं, और जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म लोगों की ज़िंदगी भी कम होती है, और गवर्नमेंट के मसाइल में भी इजाफा होता है। ठीक है, ये इम्पैक्ट है। अब इसको बैकअप करने के लिए मैं कहता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं अपना क्लीन एनर्जी या वट एवर क्लीन एनवायरमेंट, एयर पोल्यूशन लेवल अबव दिस इज डेंजरस टू द सिटीजन्स हेल्थ। ओके, so now you are talking about a real problem with some real evidence कि this problem exists, somebody is already talking about that। या आप ये भी कह सकते हैं कि कराची की 80% सड़कें जो हैं अकॉर्डिंग टू द रोड सर्वे, 80% सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं, जबकि एक अच्छे शहर के अंदर 10% से ज्यादा सड़कें नहीं खुदी हुई टूटी हुई होनी चाहिए। मिसाल में दे रहा हूँ, अगेन I don't have an example, so I don't have the real quote, but you got my point। तो ये चार short problem statement के ये चार parts होते हैं। So here is an example and you can write for whatever problem that you are working on। Our planet shall provide healthy living condition to all life forms in our, and our future generations shall enjoy a healthy living। ये क्या है? विजन है, ये एक आइडियल स्टेट है। This is what we would like our world to be। Our current carbon footprint is not sustainable and it is damaging our environment। The biggest source of carbon emissions is our use of fossil fuel। ठीक है, तो ये this is the problem, हम fossil fuel इस्तेमाल कर रहे हैं और कार्बन emit कर रहे हैं। Okay, due to the uncontrolled carbon emissions we are already facing extreme weather conditions। According to the UN report on climate, carbon emissions are the causing trillions of dollars in economic impact worldwide। तो ये मैंने उसके इम्पैक्ट को क्वांटिफाई कर दिया। ठीक है, और इसमें भी मैं एक थर्ड पार्टी यूज कर रहा हूं विच इज इवन बेटर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कार्बन इमिशन इज द नंबर 1 प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बाय ह्यूमैनिटी। ओके, सो नाउ दिस इज ए गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पहली बात यह कि हर कोई इससे एग्री करेगा कि यस, हमारा प्लेनेट हेल्दी लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करने चाहिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट हमको छोड़ के जाना है। देन द प्रॉब्लम, और फिर वो प्रॉब्लम आपके दिमाग की पैदावार नहीं है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड दिस इज द इम्पैक्ट, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। अभी पाकिस्तान के अंदर सैलाब से जो नुकसान हुआ है, मेजॉरिटी आपकी क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, तो दिस इज अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसका जो दूसरा पार्ट है, उसके दूसरा हिस्सा है, उसके 3 चीजें हैं। प्रपोज अ सॉल्यूशन, एक्सप्लेन द बेनिफिट एंड कंक्लूजन। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है और जो आप
सोल्यूशन प्रपोज करते हैं वो एक छोटे से हिस्से को एड्रेस करती है, विच इज फाइन। कि प्रॉब्लम एक ह्यूज है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, आप कहें यार आप क्या कर सकते हैं, बट योर सोल्यूशन मे बी अ वेरी स्मॉल थिंग in that direction. So here you go. Instead of using fossil fuel, we should use biomass directly converted into biodiesel or syngas in our industrial production units. Okay. So now this is the solution. अब उस solution का benefit क्या है? This way, we will be able to reduce our carbon footprint substantially. With 2.2 billion tons available every year, this 4 quintillion BTUs of energy equivalent to 2.5 billion barrels of oil. For reference, the world only used 90 million barrels of oil in 2021. Moving to solid waste heat, we can save the environment, save import dollars, and become more competitive by using cheaper energy. So ये benefits आ गए. We need to protect our environment. Now ये recap है. We need to protect our environment and reduce the global footprint. We can use an abundant source of energy to replace the use of carbon fossil fuels, save the environment, save money, and get better exports. So again, it's an, of course, this is like well thought thing. पहले दिन तो आपकी नहीं बन जाएगी. But this is a real example for you to think about when you're writing your problem statement. अच्छा जी, इधर मैं रुक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए. There are lots of people who have raised their hands. We will take like 15 minutes maximum of question and answer about the things that we have discussed so far. जिन लोगों के हाथ रेज हैं उसी ऑर्डर के अंदर, and then we will do the rest, which will take another 15-20 minutes, and then we will continue Q&A after that. Okay, so I'm stopping the sharing here, and let's go with people who have raised their hands. Number 1, Naeem Ahmed. जी नईम अहमद, क्या सवाल है आपका? नईम अहमद, क्विकली, अगर आप लोग रेडी नहीं है तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट. अच्छा जी, नईम अहमद मौजूद नहीं है. अब्दुल्ला जमील, नंबर 2. जी अब्दुल्ला जमील. Assalamualaikum, sir. वालेकुम I have a सलाम. good ideas from first new startups. How I can execute in real life in Pakistan, basically. जी, How I can execute in Pakistan that ideas easily or in real life practical. तो मैंने आपके सामने मिसाल के तौर पे आपको एक्शन भी दिया ना. सो टू रियलाइज ऑन दोज आइडियाज, जो मैंने पहले वाली बात कही थी, सिम कार्ड एयरपोर्ट पे बिकने चाहिए. You have to do some work to figure out why there are no SIM card shops on the airport. Can you rent from Civil Aviation Authority a commercial, shop? Which you can, because there are so many commercial shop at the airport, right? वहाँ पे कैफे भी बने हुए हैं और चीजें भी बनी हुई हैं. So you need to find out why there is no SIM card shop at the airport. So that's number 1. Yes. दूसरा वाला जो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी बताई थी, उसके लिए भी मैंने आपको एक एक्शन आइटम बता दिया था, राइट? कि यू हैव टू फिगर आउट व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल टू कन्वर्ट एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू एनर्जी और अदर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट. दुनिया कर रही है ना, हम नहीं कर रहे. सो फिगर आउट व्हाट कैन बी डन. तो यस, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. जी, Which community you have to join to execute our ideas in Pakistan? सॉरी अब्दुल्ला, क्या कह रहे हैं आप? अब्दुल्ला, आपका Yes, sir. फॉलोअप, जी आपका फॉलोअप क्वेश्चन समझ में नहीं आया. Yes, sir. Sir, which community you have to join to execute our ideas in Pakistan? Which community do you join? You have to start with your university. और आपको वहाँ पे अपना ग्रुप्स देखने पड़ेंगे, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से स्टूडेंट्स, कौन सी स्टूडेंट बॉडीज हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं. ये तो हर यूनिवर्सिटी का अलग एनवायरनमेंट है, ठीक है. Sir, अच्छा, I'm exploring new ideas in world internationally. I'm working internationally with international people. So how I can apply this all features in Pakistan? अच्छा देखिए, मैं अब्दुल्ला हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं. अपने इस क्वेश्चन को रोक के रखें. जब हम नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो अपना हाथ खड़ा Okay, रखिएगा, okay. तो हम दूसरों को मौका दे दें. समीउर रहमान, आप बताइए, आप नंबर 2 पे हैं इस वक्त. Thank you. जी, समीउर रहमान, यू विल लूज योर स्पॉट. क्विक.
ओके भाई, समीउर रहमान नहीं आ रहे। मोहम्मद जुहेब नियाज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जुहेब। जुहेब, आपका सवाल क्या है? अच्छा, जुहेब की आवाज नहीं आ रही है। तो नंबर 4 पे कौन है? सर जहेब है। जी जुहेब। जी सर मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ अभी SSPE, ये एक न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज है हमारे साथ। सर इसके ऊपर जो रिसर्च कर रहा हूँ इसमें मुझे ये मालूम हुआ है कि सर ये प्रोग्रेसिव है और तकरीबन सब बच्चों में इसके चांसेस पाए जाते हैं। इसके लिए हम जेनेटिक प्रोफाइल स्टडी कर रहे हैं, हेरिडिटरी प्रोफाइल। सर तो इसके लिए आपसे आपकी हेल्प की जरूरत थी, आपकी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी कि सर इसको अगर हम इंटरनेशनली अप्लाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मतलब इंटरनेशनली क्या अप्लाई करना है हमने? सर ये SSP जो है ये पूरी दुनिया में है, लेकिन ये ज्यादातर आजकल जो हमारा इंफॉर्मेशन के मुताबिक डेवलप्ड कंट्रीज में कम है और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है, जैसे कि पाकिस्तान, तो इंडिया, देखें बांग्लादेश। देखें बुनियादी तौर पर पहला स्टेप ये है कि आपने वो जेनेटिक प्रोफाइल आइडेंटिफाई करनी है जो इस डिजीज के या इस कंडीशन के डायग्नोस्टिक के लिए कारआमद है। ठीक है, सबसे पहला तो स्टेप यही है ना रिसर्च का, कि भाई ये जिनके ये जीन्स हैं, ये पेयर्स हैं जिनके पास, वो उनके दे आर हाईली लाइकली टू हैव दिस डिजीज। ये स्टेप नंबर 1 है। जेनेटिक म्यूटेशन से होता है। ठीक है, जिन बच्चों को मीजल्स वायरस हो जाता है, मीजल इन्फेक्शन वायरस, उसके बाद ये मीजल इन्फेक्शन वायरस तकरीबन 100 में से 2 to 3% के अच्छा देखिए ना, आप ये इतने टेक्निकल डिटेल में हम सुनिए जुहेब। देखिए मेरी तो टेक्निकल नॉलेज इस पर्टिकुलर एरिया के हवाले से बहुत लिमिटेड है। मैं तो आपको सिंपली ये बता सकता हूँ कि अगर आपके पास एक क्लियर तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि किसको ये बीमारी हो सकती है, तो उसके बाद दूसरा पार्ट होता है कि उसकी इंटरवेंशन क्या है। वो इंटरवेंशन अगर आपको पता है, देन यू हैव टू फिगर आउट कि इंटरनेशनली कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर्टिकुलर बीमारी पे फोकस कर रही हैं, एंड उनको आपको रीच आउट करना पड़ेगा और उनको आपको बताना पड़ेगा कि भाई देखें ये हमने आइडेंटिफाई किया है एंड वी वुड लाइक टू वर्क विद यू। ठीक है। ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। सरोश मलिक। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल टू यू? जी जी, अच्छा सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पहला नहीं एक ही जैसे करना है आपने। ठीक है, चले मैं नेक्स्ट सवाल अगले उसमें कर लूँगा। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे हम BS लेवल के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम हम चाह रहे होते हैं कि हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करें, हम कि उसमें हम रिसर्च भी करें, साथ हम प्रोजेक्ट को डेवलप भी करें और साथ उसके अंदर जो हम करना चाह रहे हैं उसमें वो करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना प्रोफेसर्स और सुपरवाइजर्स इस चीज़ को इंकरेज इतना नहीं करते। तो आप क्या कह सकते हैं कि इस पे हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें जाहिर सी बात है कि हम में से हर कोई एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, राइट? हमारे इर्द गिर्द का एक माहौल है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। सो यू हैव टू फिगर आउट अ वे विद इन योर एनवायरनमेंट कि आपने इसको कैसे परसू करना है। ये हो सकता है कि आपके सुपरवाइजर ना एग्री करें कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें, लेकिन आपको कोई रोक रहा तो नहीं है उसके ऊपर रिसर्च करने से, आप खुद भी कर सकते हैं। सही है। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट योर डिटर्मिनेशन कि आपने उसको किस तरह करना है। तो मेरा तो सबको मशवरा ये है कि आप अपने सुपरवाइजर के साथ टाइम लगाएं और जो मैंने जिस फॉर्मेट में प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करने की बात की है उस फॉर्मेट की तैयारी करके जाएं और उनके सामने ये रखें कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है। तो खुद ब खुद आपकी जो और एक डिपार्टमेंट है, आपके जो क्या कहते हैं अपना यूनिवर्सिटी के अंदर जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, वो लोग आपकी सपोर्ट बनेंगे। आप उनको जाके बताएं,
ठीक है। सो दे विल देन टॉक टू, अगर आपके सुपरवाइजर नहीं कन्विंस हो रहे हैं तो आप BIC चले जाएं, कहें कि देखें ये मेरा आइडिया, ये वाला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैंने आपको डिजाइन दिया है, बस यही आपके पास हो, और आप उनके सामने जाके रखें, आप बोलें जी ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, और ये इसका इम्पैक्ट है, और ये बेनिफिट्स हैं, मैं इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, प्लीज मेरे सुपरवाइजर को हेल्प करें कि वो इसको इसके कमर्शियल इम्पैक्ट को समझ सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली फिर वो समझा रहे होंगे ऑरिक वाले, बिक वाले, उनको, आपके प्रोफेसर को, कि भाई ये अच्छा आइडिया है। ठीक है सर, थैंक यू ठीक। वेरी मच। ओके जी। इसके बाद हमारे, अच्छा आपका नाम नहीं लिखा हुआ रहा, लेकिन आपने नाम अली बताया शहजाद। था। हाँ अली शहजाद। हाँ जी, अली शहजाद, आप बताइए। सर मैं अली शहजाद हूँ, UET लाहौर से मैं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो सर मेरा असल में एक तो क्वेश्चन ये है कि मैंने थोड़ा सा आपसे सजेशन भी लेनी है कि जो मेरा मतलब आइडिया है वो क्या ठीक है या नहीं ठीक है, और उसमें मैं आपको एज ए बिजनेस स्टार्टअप उसको कैसे ले सकता हूँ। इसको आप इस मैं आपको पर्टिकुलर पार्ट को अगर इनकी तरह किसी और के पास भी ये आइडियाज हैं जिनके बारे में वो बात करना चाहते हैं, आप लोग इजहारुल्लाह को इस सेशन के बाद अप्रोच कीजिएगा, ताकि मुझसे 1-on-1 बात कर सकें, क्योंकि दैट रिक्वायर सम टाइम टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो मैं इतना क्विकली आपके आइडिया के बारे में शायद जस्टिफाई ना कर सकूं, बात को उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकूं। ठीक है, लेकिन प्लीज गो ऑन बिल्कुल ऐसे ही। जी। सर असल में मेरा इतना क्वेश्चन ये है कि मैं जो बना रहा हूँ चीज वो ये है कि हम ना एक OBD ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक स्विच होती है कि मतलब व्हीकल को हमने मॉनिटर करने के लिए यहीं रुक मोबाइल जाएं, के ऊपर। यहीं रुक जाएं, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन। मुझे पता है। तो मैं जी आपको जी। ये बता देता हूँ, एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, उसका नाम है कस्ट। कस्ट। कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी इस्लामाबाद में होती है। उन्होंने आज से 5 साल पहले ये बना चुके हैं वो, जी जो जी बना ऑन चुके हैं बोर्ड जी। लेकिन OBD। मैं, हाँ मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, बना तो वो चुके हैं, लेकिन उसकी पाकिस्तान में कोई मार्केट ही नहीं डिफाइन कर पाया वो। ना टोयोटा खरीदने के लिए तैयार है, ना क्या कहते हैं अपना होंडा वाले खरीद रहे हैं उसको। उनके पास गए, वो कहते हैं हमारे पास तो जापान से आते हैं ये OBD के जो वो डोंगल होता है ना, उनका डिन स्विच वो होता है अपना, डॉक्टर साहब। कनेक्टर होता है जिसके अंदर जाके वो लग जाता है, राइट, उसी की बात जी कर रहे हैं जी ना। और वो फिर जी जी वो मोबाइल भी में है। आप उसको ब्लूटूथ से ज्वाइन कर देते हैं, तो वो मोबाइल के ऊपर स्टेटस आ रहे होते हैं। बिल्कुल सर। ऐसे ही है। आप बताएं मैंने कितनी ऐसे ही है तेजी से सर। आपकी बात समझ ली। तो यार सर वही है। है, जी सर वही है वही है। वही है ना। तो हाँ। इसको आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में इसकी कोई इस वक्त मार्केट है। सो इट इज गुड फॉर यू, अगर आपने टेक्नोलॉजी को समझना है आप करें उसको, बट कमर्शियली एज ए स्टार्टअप आई थिंक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है सर। ओके, इसके बाद कौन है हमारे नंबर 3 पे? इजहारुल्लाह नंबर 3 पे कौन है? सरोज साहब, किसका माइक्रोफोन ऑन है अच्छा वो जी, बंद कर दें। और शाहिद नंबर फारूक। 3 पे कौन है जी? शाहिद फारूक। शाहिद फारूकी साहब किधर हैं आप भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सर आपसे ये क्वेश्चन है सर, जब हम FYP करते हैं तो हमें टीचर कहते हैं कि आप ना जो पिछले साल के जो पेपर है उनसे स्टडी करें ना, मतलब जो आप लिटरेचर वगैरह लिखते हैं या मेन रोल जो होते हैं उससे हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें कहते हैं कि चैट GPT भी इसकी यूज किया करें आप। लेकिन जब हम करते हैं, फिर जब हम इसका प्रॉब्लम वगैरह लिखते हैं तो वो उसमें ऐड हो जाती है। वो कहते हैं कि नहीं, आप लोगों ने पेपर से कुछ नहीं उठाना, जस्ट वहां से आपने मेन आइडियाज निकालने हैं ना। तो सर हम कैसे इसको इम्प्रूव करें, कि हम आइडियाज कैसे डेवलप करें अपने? मेरी समझ में नहीं आया, क्या कहते हैं आपको कि पेपर से क्या करें? सर पेपर रिसर्च के लिए पेपर तो पढ़ने पड़ते हैं ना, चाहे वो 2008 से और 7 इस तरह पेपर, रिसर्च पेपर तो पढ़े ठीक जाते है, हैं ना पहले से। ठीक है। तो सर आप कहते हैं कि AI से पढ़ा करें, AI भी बड़ा रोल है ना इसका FYP में इसका। हम्म। तो क्या हमें हर चीज चैट GPT में देते हैं सर? वो तो शॉर्ट आंसर हमें देते हैं, तो सर हम खुद के वो जो थॉट से कैसे डेवलप करें? जो हमारा प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर का, उसके बाद हम कैसे सर डेवलप करें चीजें? देखें, मैंने तो आपको चैट GPT
के बारे में ये कहा कि आप जब किसी आइडिया के ऊपर सोचें, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो पहले थोड़ा सा टाइम लगाएं, समझें कि ये प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट करती है, किसको आती है, क्या है चीजें। वो आपको चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा क्विकली समझने में। लेकिन अगर आपने कोई रिसर्च करनी है तो वो तो बगैर पढ़े हुए, बगैर पेपर्स देखे हुए, बगैर दूसरी क्या कहते हैं अपना जो उस एरिया में रिसर्च हुई हुई है उनको देखे बगैर तो आप अपनी हाइपोथेसिस नहीं बिल्ड कर सकते। जी सर, ऐसी है। तो वो दो अलग चीजें हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ माई एफवाईपी माई स्टार्टअप, यानी आप वो एफवाईपी जिसको आप स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। उसके लिए ये जरूरी है। लेकिन अगर रिसर्च के अंदर आपने जाना है तो उसके लिए तो आपको शॉर्टकट नहीं है। देन यू हैव टू गो थ्रू दिस रीडिंग जो जी सर, ऐसी है। हाँ बिल्कुल, उसमें ये टूल हेल्प कर सकते हैं आपको। मिसाल के तौर पे आपको ये जो चैट जीपीटी है वो आपको रेफरेंस लिस्ट बना के दे सकता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पिछले 5 साल में 10 साल में कौन कौन सी रिसर्च एग्जिस्ट करती हैं जो कि पब्लिश्ड जर्नल्स के अंदर मौजूद हैं, राइट। सो जी सर। इट कैन हेल्प यू विद दैट। लेकिन ये कि वो आप बगैर पढ़े हुए तो आप उनको नहीं समझ सकते। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक, ओके। अच्छा जी, उसके बाद कौन है? मेरे पास पूरी लिस्ट नहीं आ रही है पीपल। अच्छा, ये आ गई। अच्छा सर, कुछ तो लोग अटेंडेंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो अटेंडेंस की एक स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन के ऊपर अटेंडेंस का लिंक होगा। जब वो स्क्रीन आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस वक्त आप लोग अपनी अटेंडेंस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलें फिर वापस चलते हैं, कंप्लीट करते हैं। 11:14 हो रहे हैं। सो लेट्स फिनिश द रेस्ट और फिर उसके बाद Q&A हम कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिले हैं वो अपने हाथ को ऊपर रखें। कोई बात नहीं है, मैं इसी तरतीब से, जिस तरतीब से आपने हाथ उठाए हुए हैं उसी तरतीब से मैं जवाब दूंगा, ठीक है। सो प्लीज keep your hands up if you like, share. Okay, so now when we are talking about building a business through FIP, so you need to first decide what is it that you are building, क्योंकि आपने कहा एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाना क्या है? तो बुनियादी तौर पर दो बेसिक डिविजन्स हैं। एक, आप कोई फिजिकल डिवाइस या कोई मशीन या कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन है आपके आइडिया की, जिसको कि हार्डवेयर कहते हैं। कोई चीज फिजिकल है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो क्या कहते हैं अपना बिल्डिंग हो, चाहे वो आई डोंट नो, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। सो इफ यू आर बिल्डिंग समथिंग फिजिकल, and then the second part is if you're building something which is knowledge based, so process बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर का कोड बना रहे हैं, कोई नॉलेज बेस क्रिएट कर रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई यू नो ऑल दैट इज सॉफ्टवेयर। तो आप जो बनाने जा रहे हैं वो हार्डवेयर यानी फिजिकल सेंस में कोई चीज है, या सॉफ्टवेयर यानी नॉलेज बेस में कोई चीज है, या उसकी कोई कॉम्बिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। जो आप बनाने जा रहे हैं उसको बनाने का रास्ता और उसको बनाने का तरीका डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन आप क्या बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं तो पहला आपके पास सामने यह आता है सवाल कि आपने बनाना क्या है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दी एग्रीकल्चर वेस्ट की, ठीक है। अब एग्रीकल्चर वेस्ट की जो मैंने आपको एग्जांपल दी, उस एग्रीकल्चर वेस्ट की एग्जांपल के अंदर बुनियादी तौर पर मैंने आपको जो होमवर्क दिया वो ये कि आइडेंटिफाई व्हाट पीपल आर डूइंग विद एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है। उससे एनर्जी कैसे बना रहे हैं, तो उससे एनर्जी बनाने के 2-3 तरीके हैं, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं, ठीक। तो वंस यू नो कि इससे एनर्जी बनाने के ये 2-3 तरीके हैं, देन यू हैव टू फिगर आउट कि उन 2-3 में से आपने किस पे फोकस करना है। एंड दैट मोस्ट प्रॉब्ली इज गोइंग टू बी अ हार्डवेयर, something physical, a device, right? Is something that can physically convert that waste into energy. इसी तरीके से अगर आप सोचें, मैंने आपको सिम कार्ड के बारे में बताया कि वो नहीं मिलते हैं। Do you know कि why can't there be a SIM card dispensing machine? Why people have to go to the shops? क्या जरूरत है?
सिम कार्ड की डिस्पेंसिंग मशीन क्यों नहीं होती? मैं जाऊं, अपना शनाख्ती कार्ड डालूं, उसके ऊपर अपना फिंगरप्रिंट लगाऊं और सेलेक्ट करूं मुझे कौन सा सिम कार्ड चाहिए, उधर से आ जाए बाहर। ये लंबी लंबी लाइनें लगा के लोग खड़े होते हैं, इधर शॉप पे उधर शॉप पे, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। Why not? Right? So this could be a hardware. So again, you need to decide कि आप जो बनाने जा रहे हैं वो क्या है। जब तक कि वो क्लियर नहीं होगा आपको, जब तक कि आप ये नहीं डिसाइड कर सकेंगे कि इसको बनाने के लिए करना क्या है। सो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरे सवाल का जवाब होना चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट क्यों बनाने जा रहे हैं। सो प्रॉब्लम से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आपका जो FIP का आइडिया है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल रीजन होनी चाहिए उसको करने की। जितनी ज्यादा आपकी इमोशनल कनेक्शन है उसके साथ, उतना आप ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। और जितना आप सोच रहे हैं इसमें बड़े पैसे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आते हैं एक आइडिया लेके, सर इसमें बहुत पैसे हैं, ये उनकी मोटिवेशन होती है। उन सब लोगों को मैंने शुरू में सबसे जल्दी भागते हुए देखा है। सो अगर आपका इमोशनल कनेक्शन है उस प्रॉब्लम के साथ, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे। और जितना ज्यादा आप सिर्फ पैसे की साइड को देख के बोल रहे हैं इसमें बड़े पैसे हैं, तो चांसेस आर दैट यू विल बी लीविंग इट वेरी क्विकली। ठीक है। सो योर पर्सनल कनेक्शन विद द प्रोडक्ट, विद द प्रॉब्लम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट इज आपकी प्रोडक्ट से बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं लोगों को, एंड दिस इज द फुल लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स। दुनिया में कोई प्रोडक्ट कोई जो बेनिफिट पहुंचा सकती है वो बस यही है, ठीक है। तो आपने इसी में से लिस्ट, ये जिसको कहें कि आप, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। प्रेस्टीज या कंपेटिटिव एडवांटेज। आईफोन की एग्जांपल है प्रेस्टीज की। जब आईफोन आया था उसकी इतनी प्रेस्टीज थी कि कंपनियां जो ब्लैकबेरी यूज करती थी अमेरिका में, कनाडा में, उनको पॉलिसियां बनानी पड़ी कि क्योंकि उनके सीईओज और जो चीफ अपना मार्केटिंग, चीफ टेक्नोलॉजी, ये लोग कहने लगे हमें तो आईफोन चाहिए। दे हैड टू चेंज देयर पॉलिसी बिकॉज देयर वाज दिस प्रेस्टीज अबाउट आईफोन, ठीक है। कंपेटिटिव एडवांटेज, कंपेटिटिव एडवांटेज ऐसा है कि जैसे अल्फ्रेड नोबल, जिसने नोबेल प्राइज स्टार्ट किया था, उसकी जो पैसे बने थे वो बने थे पैटेंट की वजह से जो उसके पास था डायनामाइट का। और बाद में उसने क्या कहते हैं अपना उसे मेरे ख्याल में 20 कंट्रीज के अंदर या 30 कंट्रीज में उसके प्रोडक्शन यूनिट लगे हुए थे डायनामाइट बनाने के। सो उसके पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज था, उसने पैटेंट करा रखा था, वो उससे कोई कंपीट ही नहीं कर सकता था। सो कंपेटिटिव एडवांटेज। सेव मनी, क्या आप लोगों के पैसे बचा रहे हैं। इंक्रीज रेवेन्यू, क्या आप उनकी इनकम बढ़ा रहे हैं। सेव टाइम, क्या आप उनके लिए वक्त बचा रहे हैं जिससे वो चीजों को जल्दी कर सकते हैं। इंप्रूव क्वालिटी, क्या किसी चीज की क्वालिटी को बेहतर कर रहे हैं आप। मेक प्रोडक्ट सर्विसेज फास्टर टू डिलीवर, ये टाइम ही बचाने के हवाले से, लेकिन सम टाइम वो ह्यूमन टाइम होता है। दिस इज द टाइम कि आप 24 घंटे में डिलीवरी करने के बजाय कि आप 4 घंटे में डिलीवरी कर रहे हैं, राइट। जैसे ये यहाँ पे इस वक्त कनाडा में मैं हूं, तो अमेजोन वाले जो हैं वो या वॉलमार्ट वाले भी सेम डे डिलीवरी भी कर देते हैं, ठीक है। अब तो 4 घंटे वाली डिलीवरी भी जो फ्रेश प्रोड्यूस है उनके लिए आ रही है, ठीक है। सो एंड देन लास्ट थिंग, आपको पता ही नहीं है, आपने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है। सो थिंक हार्ड, यू शुड नो कि जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपने स्टार्ट किया था, जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, उससे क्या फायदा पहुंचेगा। जितना क्लियरली उसको डिफाइन करेंगे उतना आपके लिए बिजनेस बनाने में फायदा है। जी हेलो, ये माइक्रोफोन को बंद। हसन सही, अस्सलाम वालेकुम हसन, सही डॉक्टर अदनान, शी इज मोमिना फियाज, शी इज डिफरेंटली एबल्ड पर्सन फ्रॉम पिंडी, आई थिंक। मोमिना, यू कैन राइट एनीथिंग ऑन द चैट बॉक्स, सो हसन विल बी रिस्पोंडिंग इट। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, और आप बात भी कर सकती हैं अगर आप चाहें, जब आपको जरूरत हो तो, ठीक है। हम आपको टाइम देंगे, ठीक है। ओके,
बस it is about to be finished and then we will go into conversation inshallah. Last part जो बहुत important है, ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दी थी उसकी जो गाड़ी के जो वो बना लगा के उसको मोबाइल फोन से अटैच करके गाड़ी के वो बताते हैं डायग्नोस्टिक की इंफॉर्मेशन, दैट हैज टू डू विद कस्टमर अवेयरनेस कि जिसके पास आप बेचने जा रहे हैं वो कितना अपनी प्रॉब्लम से आगाह है, उसको कितना पता है अपनी प्रॉब्लम के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने माइक्रोफोन्स को प्लीज म्यूट रखिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से कोई 5 साल पहले तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत कॉमन था, 5 से 10 साल के बीच में बहुत कॉमन था। वो क्या था कि सेंसर लगा के जमीन में पानी डालने की जरूरत है या नहीं है, तो हम उसके सेंसर बनाएंगे। एक यूनिवर्सिटी ने तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए की ग्रांट लेके और पता नहीं कितने सारे वो सेंसर भी बनाए थे, लेकिन वो बिके नहीं, वो कभी नहीं उस सक्सेस हुई उस पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर। और उसकी वजह ये थी कि जो मेजॉरिटी फार्मर है वो ये बिलीव ही नहीं करता कि उसको कंप्यूटर बताएगा कि उसकी फसल को पानी देने की कब जरूरत है। कहते हैं मेरे तो बाप दादा यही करते हैं, मैं तो देखता हूँ फसल को, तो मैं बता सकता हूँ उसको पानी चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे क्या जरूरत है सेंसर की। सो दैट इज कस्टमर अवेयरनेस। ठीक है, सो कस्टमर अवेयरनेस के बाद जो लास्ट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपका कस्टमर कौन है। लोग हैं, बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट है, और अगर आपने नहीं सोचा है तो उसके बारे में आपने सोचना है पहले, बाद में नहीं। लास्ट पार्ट है इसका कि आपने बेचना कैसे है, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल सिंपली हाउ स्टार्टअप्स क्रिएट, डिलीवर्स एंड कैप्चर वैल्यू। जो वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हैं, जो मैंने आपको वैल्यूज़ बताई थी, 5 वैल्यूज़ जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको बेचेंगे कैसे। और उसमें 3 सवाल आपको, जो मैंने अभी पहले बता दिया कि आपकी कस्टमर कौन है, उनको वैल्यू क्या दे रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। एंड द लास्ट पार्ट बिजनेस मॉडल में आता है हाउ विल यू अर्न द मनी। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको मैंने अभी बता दिया कि हु आर योर कस्टमर्स, व्हाट वैल्यू डू यू प्रोवाइड देम। लास्ट पार्ट है हाउ विल यू अर्न मनी। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये कुछ सिंपल से मॉडल्स हैं, कॉमन बिजनेस मॉडल्स। फ्रीमियम, मार्केट प्लेस, सब्सक्रिप्शन, एडवर्टाइजिंग, ट्रांजैक्शन बेस्ड, ट्रेडिशनल ट्रेड, ट्रेडिशनल सर्विस, बस। इसके इनकी कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं, लोग मुख्तलिफ नामों से इनको याद करते हैं, कुछ बहुत ही यूनिक मॉडल्स भी हैं, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट ये 90% ऑफ द बिजनेस मॉडल बस यही है। फ्रीमियम, किसी को कुछ चीज़ फ्री में दें और उसके बाद आगे का प्रीमियम ले लें। तो स्पॉटिफाई, कैनवा सिंपल सी एग्जांपल है, बहुत सारे लोग कैनवा इस्तेमाल करते हैं। मार्केट प्लेस, दराज है पाकिस्तान में, एयरबीएनबी है, मार्केट प्लेस है, अलीबाबा है, अमेजॉन मार्केट प्लेस है। सब्सक्रिप्शन, कस्टमर पे मंथली, सबसे ज़्यादा कॉमन नेटफ्लिक्स, कितने लोगों के पास होगी, सब्सक्रिप्शन है, हर महीने पे करते हैं। ये जैसे गूगल वन है, या गूगल की डिस्क स्टोरेज है, या चैट जीपीटी है। एडवर्टाइजिंग, जैसे फेसबुक है, फेसबुक आपको फ्री मिल रही है लेकिन रेवेन्यू उनका ऐड से आता है। यूट्यूब है, गूगल है। ट्रांजैक्शन बेस, हर ट्रांजैक्शन जो यूज़र कर रहा है उसके ऊपर कोई पैसे ले रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो पेपैल की एग्जांपल है, अपवर्क की एग्जांपल है, फाइवर की एग्जांपल है। तो ट्रांजैक्शन बेस है। कुछ कॉम्बिनेशन भी होती है, सब्सक्रिप्शन प्लस ट्रांजैक्शन भी होती है, तो वो इनकी कॉम्बिनेशन है। इसके बाद जो सबसे कॉमन ट्रेडिशनल ट्रेड है, बाइंग एंड सेलिंग। आपने 100 रुपये की एक चीज़ खरीदी, 120 की बेची, आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, रेगुलर शॉप है, ई कॉमर्स है। ट्रेडिशनल सर्विस के प्रोवाइड वर्क फॉर मनी, मिसाल के तौर पे घर पे पेंट करने की सर्विस है, कार को फिक्स करने की सर्विस है, अकाउंटिंग की सर्विस है, वेबसाइट डेवलप करने की सर्विस है, राइट। सो दीज आर कॉमन बिजनेस मॉडल। अब आप जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, जो मैंने आपको बताई, ये वैल्यूज़ हैं। प्रेस्टीज, कंपेटिटिव एडवांटेज, सेव मनी, इंक्रीज रेवेन्यू। ये किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हु इज़ बेनिफिटिंग, ये आपका कस्टमर। एंड देन हाउ यू विल अर्न मनी, दिस इज हाउ यू विल अर्न मनी। तो यू हैव टू डिसाइड विच वन इज द बेस्ट। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में इस्टेब्लिश होती हैं, तो आपको नए सिरे से तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्रोसरी की दुकान खोल रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई नया बिजनेस मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिशनल ट्रेड का मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट।
तो अगर आपने नई करीम बनानी है तो आप कोई नया बिजनेस मॉडल नहीं बनाएंगे, बस पर राइड आपकी कॉस्ट होगी। सो देर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये मॉडल इस्तेमाल होता है, आप उसी को इस्तेमाल करें। और कभी नई चीज़ों की सूरत में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपने किस तरीके से करना है। और इसमें आपने देखना है, सिंपल रखना है, अपने कस्टमर की नीड्स को सामने रखना है। और हो सकता है शुरू में आपके पास सही मॉडल ना हो, देन यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिफाइन। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मॉडल है आपका वो स्केलेबल हो, जिससे आप ग्रो कर सकें अपने बिजनेस को। और लास्ट पार्ट ये कि जो भी आप करें उसके मोहब्बत में ना गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि आपका पहला आइडिया या पहली चीज़ जो आप सोच रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कामयाब हो। तो ये नहीं हो कि आप इतने स्ट्रांगली अपने आइडिया के ऊपर और अपने इस बिजनेस मॉडल के ऊपर इतने स्ट्रांग क्या कहते हैं ओपिनियन रखते हो कि आप उनको चेंज ना करें। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो हियर इज अ क्विक रिकैप। FYP is a great opportunity to start your career. Take it seriously. चाहे जॉब पे जाएं, चाहे बिजनेस में जाएं। Thinking of your FYP as a startup can open new opportunities. जो आप नहीं सोच रहे थे जॉब के बजाय अपने बिजनेस के लिए। Number 3, simply come up with an idea to solve a real world problem. अपनी तरफ से प्रॉब्लम ना बनाएं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं उन्हीं को देखें और उन्हीं से आप अपना आइडिया ड्राइव करें। सिंपल रिसर्च करें ताकि आप प्रॉब्लम को समझ सकें और क्या हो रहा है दुनिया में उसको समझ सकें। एंड देयर आर वेज टू फाइंड आउट कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज को सामने रखते हुए। तो अपनी एक्सपर्टीज को सामने रखते हुए आप सोचेंगे मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। कुछ दिन लगाएं अपने आइडिया को पॉलिश करने में और अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करने में, एंड देन पिच इट टू योर सुपरवाइजर। ठीक है, बाकी चीज़ें भी आप करेंगे, जाहिर है उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए। मैं आपको 10 रूल भी देके जा रहा हूं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। बी रेडी टू लर्न, हैव मेंटोर्स एंड एडवाइजर्स दैट यू कैन ट्रस्ट। अपने कस्टमर जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं उनसे शुरू में बात करें, बाद में नहीं। ये नहीं कि मैं बना के कोई चीज़ जाऊंगा और उनको दिखाऊंगा, नहीं, चीज़ बनाने से पहले उनसे बात करें। अपना नेटवर्क बिल्ड करें उस एरिया में जहाँ पे जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं। अपने इन्वेस्टर्स को पहले से बात करना शुरू कर दें, इससे पहले कि आप पैसे रेज करें उनको अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर दें जिन लोगों के पास आप इन्वेस्टर के तौर पे जा सकते हैं। अपनी टीम बिल्ड करें और एक्विटी को शेयर करें। लालची मत बने कि मैं सारी एक्विटी खुद ही रखूंगा और इसको बेवकूफ़ बना लूँ उसको बेवकूफ़ बना लूँ, नहीं, जो रियल में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको लेकर आए, अपनी कंपनी में एक्विटी दें। अपनी एजम्पशंस को वैलिडेट करें। अगर आप बिल्ड नहीं कर सकते तो इस चक्कर में नहीं पड़े कि कोई इन्वेस्टर मिल जाए आपको पैसे दे और उसको बिल्ड कर लें, नहीं, आप वो बंदा तलाश करें जो उसको बिल्ड कर सकता है और उसको अपने साथ मिलाएं। दैट इज द राइट वे। अपनी स्टार्टअप को डेवलप करने से पहले पैसे रेस करने की ना सोचें, बूटस्ट्रैप करें, अपने बलबूते के ऊपर उसको उस जगह तक पहुंचाएं कि आप रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दें। एंड द लास्ट थिंग जो लॉट ऑफ पीपल पाकिस्तान में मिस करते हैं, रजिस्टर योर कंपनी एंड डॉक्यूमेंट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। आपके को फाउंडर्स के साथ, आपकी टीम मेंबर्स के साथ जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे साइन होने चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर ये 10 रूल आप फॉलो करते हैं तो आपके जो क्या कहते हैं फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये 10 रूल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। So now we will get into question and answer. ये अटेंडेंस का लिंक है, आप चाहें तो अटेंडेंस के लिंक पे जाके अभी अटेंडेंस और फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन एंड आंसर अब स्टार्ट करूंगा, तो प्लीज़ इजहारुल्लाह आप मॉडरेट करेंगे। आप 1 बाय 1 नाम पुकारेंगे, किसकी बारी है, अपनी बारी के ऊपर लोग सवाल करेंगे और एक सवाल करेंगे। ठीक है, कोशिश ये करें कि सब लोगों को मौका मिले। फिर अगर दोबारा राउंड हो तो आप फिर दोबारा से सवाल कर सकते हैं। तो आप दोबारा से अपना हाथ रेस कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अपना हाथ नीचे करके फिर दोबारा से रेस करें ताकि आप क्यू में दोबारा से चले जाएं। ठीक है, सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। और प्लीज़ इजहारुल्लाह अब आप बताइए किसका नाम पुकारते जाएं जिसको सवाल करने हैं। जी तो सबसे पहले तो ये कि मैंने चैट के अंदर भी लिंक डाला हुआ है,
अटेंडेंस का, तो वहाँ से अभी आप क्लिक कर सकते हैं और अपना अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आपकी इसमें फीडबैक का एक वो है ऑप्शन है, तो आप सब लोग की फीडबैक हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। आप फ्रॉम माय साइड अप्रिशिएट जो लोग अभी तक की 2.5 घंटे के बाद भी यहाँ पे मौजूद हैं। इज़हारुल्लाह बहुत शुक्रिया, बाकी टीम का शुक्रिया, शज़ाना, सब लोगों का आने का, और तमाम उस्तादों का भी जो इस सेशन के अंदर आए। उम्मीद है कि वो भी कुछ नए आइडियाज़ के साथ अपने स्टूडेंट के साथ डील करेंगे। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अच्छा, बाकी तमाम लोग जितने अल्लाह भी हाफिज। हमारे के अंदर मौजूद हैं, जितने ज़्यादा लोगों ने इस लेक्चर से फेज हासिल किया, तो ये हमारी शुरुआत है। अगर आप नए आए हैं, इंशाल्लाह हमारी बहुत सारे और प्रोग्राम पाइपलाइन के अंदर है जो आप लोगों को इंशाल्लाह जल्दी से मिलेंगे। और जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप की जाएगी। चाहे फाउंडेशन प्रोग्राम हो या इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज है, एज ए स्टार्टअप, एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल, आप सब लोगों को इंशाल्लाह आपकी ईमेल भी मिलेगी। तो एस्पायर पाकिस्तान का फेसबुक, एस्पायर पाकिस्तान पे लिंक्डइन एंड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिले और हमारे प्रोग्राम्स की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होंगी, तो आप किसी भी वक्त को जाके बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो विद दैट आई एम कंक्लूडिंग। थैंक यू सो मच। मैम शजाना हमारी टीम में से यहाँ पर इस कॉल के अंदर मौजूद है। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने टाइम निकाल के 7 समुंदर पार उनको आप पेड़ के यहाँ पर पहुँचाने के लिए सोचा। हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।